Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Annual Status of Education Report 2024. Means के perspective से you can link it with the budget pipeline and India's foreign policy ambitions, international relations, GS paper 2, Namdappa Tiger Reserve, prelims, substantive equality in child marriage laws, Indian society से connect कर सकते हो, paper 1 society, Aroma mission prelims. So this will be our topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture. You have comment section, you can share your feedbacks. और इस पर्टिकुलर आज के सेशन में तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आर्टिकल दैट आई डिस्कस विद यू, प्लीज डू राइट. आई गिव यू नंबर ऑफ पॉइंट. बहुत सी डिस्कशंस होने वाली हैं आज, एंड ओपन अप योर माइंड्स एंड डू राइट वट एवर आई डिस्कस. तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के सेशन में, ठीक है जी. तो you can trust the quality content that is being shared with you. Sriram's IAS is serving the nation since 1985, and do subscribe to the channel also. Let's move ahead with the very first article. Annual Status of Education Report 2024, एक nationwide rural household survey facilitated by NGO प्रथम. किस लिए होता है? To assess children's schooling status and their basic reading and arithmetic skills. बच्चा बेसिक 2 + 2 4 कर सकता है, नहीं करता है. रीडिंग स्किल्स उसकी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है. तो सर्वे कंडक्ट किया जाता है, राइट. इस सर्वे के तहत देयर आर कैटेगरीज. 3 एज ग्रुप्स होती हैं. वही प्री प्राइमरी, जब आप 3 से 5 साल के होते हो उस कैटेगरी में देखा जाता है. फिर जब आप 6 से 14 के होते हो, ये भी तो एक है एलिमेंट्री. और फिर जब आप 15 to 16 years old. So ये जो रिजल्ट आते हैं, दे इंडिकेट दैट स्टूडेंट्स हैव दे रिकवर्ड वेल फ्रॉम लर्निंग लॉसेस जो कोविड-19 पैंडमिक के टाइम हुए. तो अब ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देखते हैं, जो आप डेटा है यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में. तो रिपोर्ट कहती है, बेसिकली क्या देख रही है ये रिपोर्ट? स्कूल में एनरोलमेंट, रीडिंग स्किल्स, मैथ स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी कितनी है बच्चों के बीच में रूरल इंडिया के अंदर. तो ये कह रहे हैं कि 6 से 14 साल की जो एज ग्रुप है, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन 98.1% दे आर गोइंग टू स्कूल. 2022 में भी ये रिकॉर्ड किया था, 98.4% था, एंड अभी इट इज़ 98.1%. मतलब स्कूल अटेंडेंस फुल है, स्कूल जा रहे हैं. 3 से 5 जो एज ग्रुप है, मोर यंग चिल्ड्रंस दे आर अटेंडिंग प्री स्कूल्स, स्पेशली अमंग 5 years old. एनरोलमेंट बड़ा है, जहां पर पहले 58.5% था, वो 71.4% हुआ है. कोविड-19 के जो लर्निंग लॉसेज हुए हैं, बच्चे जो हैं दे आर रिकवरी इन द रीडिंग स्किल्स आर ऑल्सो देयर. क्लास 3 ग्रेड 3 उस क्लास में अगर आप देखें तो 27.1% स्टूडेंट दे कैन नाउ रीड अ क्लास 2 ग्रेड 2 लेवल बुक ऑल्सो. मतलब पहले क्या था ना, 2022 में लर्निंग लॉस बहुत हुआ था, पैंडेमिक के चलते इफेक्ट हुआ था. 20.5% था सिर्फ, वो बड़ा है, राइट. ग्रेड 5 की अगर आप बात करें तो 48.7% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन रीड द क्लास 2 लेवल टेक्स्ट, राइट. तो मतलब बच्चों की रीडिंग एबिलिटीज जो हैं दे हैव रिकवर्ड. पहले जब स्कूल बंद रहे और उसके बाद अब अगर आप देखें तो रीडिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड. अर्थमेटिक स्किल्स की अगर बात करो तो बेसिक मैथ स्किल्स in class 3rd 33.7% of the children they can do basic subtraction. Class 5th में 30.7% of the students can solve division problems, वो भी इंक्रीज हुआ है. दे आर कंपेयरिंग इट टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स ऑल्सो, पैंडेमिक लेवल के हिसाब से भी. तो मतलब एफर्ट्स हो रहे हैं टू इम्प्रूव मैथ्स लर्निंग एज वेल. वट अबाउट डिजिटल लिटरेसी इनसाइट्स? तो ये रिपोर्ट कहती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट ने देखा है कि हाउ वेल बच्चे जो इनकी 14 से 16 साल की उम्र है, दे आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड दे आर यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑल्सो. ज़्यादा बॉयज़ हैं देन गर्ल्स, दे नो हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन. तो जेंडर गैप भी है इन डिजिटल स्किल्स. यहीं पर आप देख लीजिए, डिजिटल स्किल्स में जेंडर गैप. बॉयज हैव मोर एक्सपीरियंस इन यूजिंग द टेक्नोलॉजी देन गर्ल्स. गवर्नमेंट स्कूल्स की परफॉर्मेंस ऐसी है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन गवर्नमेंट स्कूल्स.
क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फैमिलीज ने बहुत फेस करी हैं। 2024 में गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट जो है इट इज 66.8%। आप लिख सकते हो एनरोलमेंट ट्रेंड। लर्निंग मैथ स्किल्स में मैंने आपको बता दिया, रीडिंग स्किल्स गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। रीजन क्या है? मेन बात ये आती है, रीजन है पहला तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं आप, इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। और क्या है, हमारे स्कीम्स जैसे निपुण भारत मिशन, ये सारी सरकार की जो स्कीम्स हैं ये किस लिए हैं? दे आर एक्टिवली वर्किंग टू स्ट्रेंथन प्राइमरी एजुकेशन। अगर आप स्टेट वाइज भी देखो, मैं आपको एक आइडिया बताती हूं, जिन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, दो यूपी, जहां पर पहले सिर्फ 12% बच्चे ऐसे थे क्लास थर्ड के गवर्नमेंट स्कूल्स के जो पढ़ सकते थे, मतलब थर्ड क्लास का बच्चा जो है वो पढ़ सकता था लेवल 2 अगर बुक्स उन्हें दे दी जाएं, तो सिर्फ 12%। 2018 की बात कर रही हूं। और यही 2024 में बढ़ के हो गया है डबल, 27.9% के आसपास। बिहार में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में देयर इज अ बिग इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट वाली स्टेट्स हैं ये। आई एम सॉरी। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा, ये स्टेट्स ऐसी हैं जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। प्रोग्रेस क्यों हो रही है वो आपको बता दिया, क्या प्रोग्रेस हुई है वो भी बता दिया, जहां जहां प्रोग्रेस हुई है वो भी बता दिया। ठीक है। Shriram's IS has come up with this podcast series for you where episodes are out. You can have a view of it. लिखना जो सीरीज में होता है, डिस्कशन होगी, दो बेस्ट फैकल्टीज आपस में, दे विल डिस्कस सम ऑफ द बर्निंग इश्यूज. Really helpful for your means, for your interview, for your overall preparation. So have a look over it. Do subscribe to the channel so that you get the notifications of other sessions also that are taken by different faculties. Now coming to the next article, this you can connect with your paper 1 society के टॉपिक से. ये कह रहे हैं कि अगर men are allowed to marry only at 21, है ना, males men they can marry 21 साल की एज में, विमेन की एज 18, तो क्या ये एक अनइक्वल सिचुएशन नहीं हो गई इन केस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस? क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस इलीगल हैं, बोथ मेन एंड वुमेन शुड बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू लीगली एग्जिट सच मैरिजेस. अगर लीगल मैरिज की एज मेन के लिए 21 है, विमेन के लिए 18 है, इसका मतलब अ गर्ल इन अ चाइल्ड मैरिज, मतलब दे आर मैरिड बिफोर 18 अगर, सो दे कैन लीगली लीव द मैरिज वन शी टर्न्स 18. और अगर एक बॉय चाइल्ड मैरिज में है और शादी, चाइल्ड मैरिज का मतलब उसकी शादी 21 साल से पहले ही हो गई, तो उनको वेट करना पड़ेगा when he turns 21 to leave. तो अगर एक गर्ल को निकलना है फ्रॉम द मैरिज, she can turn 18, she can leave. बॉय को निकलना है फ्रॉम अ चाइल्ड मैरिज, he has to wait until 21. तो मतलब मेन को लॉन्गर वेटिंग पीरियड हो गया बिफोर दे कैन लीगली गेट आउट ऑफ दैट चाइल्ड मैरिज. तो वो कह रही है अनफेयर है. तो वो कह रही है टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, लीगल मैरिज एज जो है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ शुड रिमेन सेम. या तो दोनों के लिए 18 हो या दोनों के लिए 21 हो. राइट. चाइल्ड मैरिज की सिचुएशन क्या है इंडिया में, ये डेटा है, और ये डेटा आप अपने आंसर्स में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. 2/3 नेशनल डेटा, स्टेट वाइज डेटा. नेशनल डेटा कहता है 23% कुछ ऐसी विमेन्स हैं 20 से 24 साल की, दे वर मैरिड बिफोर टर्निंग 18, बट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. लेकिन चाइल्ड मैरिज स्टिल इट इज कॉमन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब आप लगा लीजिए 4 में से 1 उनकी शादी हो जाती है बिफोर दे गेट दैट लीगल एज ऑफ 18, इवन दो चाइल्ड मैरिज इज इलीगल. स्टेट वाइज डिफरेंसेस भी हैं. वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है 41.6%, बिहार में, राजस्थान में, और सबसे कम है केरला में.
ठीक है, मतलब चाइल्ड मैरिज इज मच मोर कॉमन इन सम स्टेट्स देन इन अदर, यू कैन से. गर्ल्स आर मोर इफेक्टेड क्योंकि उनकी लीगल मैरिज एज इज 18 एंड मैनी आर मैरिड ऑफ बिफोर दिस. बॉयज ऑल्सो फेस चाइल्ड मैरिज बट एट अ लोअर रेट. मतलब आप लगा लीजिए 17.7% ऑफ द मेन वर मैरिड बिफोर द लीगल एज ऑफ 21. मतलब मैं बात कर रही हूँ 25 से 29 जिनकी एज है उनकी शादी, लीगल एज तो 21 है, अभी अगर आप ले लीजिए उनकी शादी है अभी दे आर 25-29, तो उनकी जो शादी है ऐसे 17.7% एक रेट बताया है मेन का, दे वर मैरिड बिफोर द लीगल एज. देखो वो कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज डिक्रीज हुई है ओवर द टाइम, बट ये एक इशू है. ठीक है, क्या अब देखो इलीगल भी है, फिर भी इस पे सवाल उठना चाहिए कि अगर चाइल्ड मैरिज इलीगल है, वी ऑल नो दैट, हाउ कैन इंडिया स्ट्रेंथन द लॉज टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज? नहीं, पहले तो मेक द लीगल एज ऑफ मैरिज 18 फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, या कुछ भी, ये कि गर्ल्स कैन मैरी एट 18, बॉयज मस्ट वेट अंटिल 21. एवरीवन शुड हैव सेम राइट्स एंड प्रोटेक्शन, सेम मैरिज एज हो पहले तो फॉर एवरीवन. दूसरा, हमारे पास कानून है, कौन सा है? PCMA, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. इंडिया ऑलरेडी हैज दिस लॉ बट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड. Many child marriages are happening in villages and in small towns. Government should keep a close watch on it, especially in rural areas. पुलिस को, officials को, they should act quickly जब उन्हें पता चल जाए चाइल्ड मैरिज हो रही है. People should be trained to report and to prevent such marriages. जो चाइल्ड मैरिज करवाने में हेल्प कर रहे हैं, पेरेंट्स, कम्युनिटी, एल्डर्स, रिलीजियस लीडर्स, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. पनिशमेंट स्ट्रांग नहीं है अभी, अवेयरनेस, एजुकेशन और कैंपेनिंग के थ्रू आ सकती है. सो टू कंप्लीटली स्टॉप चाइल्ड मैरिज, इंडिया नीड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट मैरिज एज सेम, एनफोर्स द लॉज मोर स्ट्रिक्टली, पनिश पीपल हु हेल्प अरेंज दीज चाइल्ड मैरिजेस, एंड एडुकेट families, communities about the risk of this child marriage also. Right? एक आपके मन में सवाल नहीं उठता कि अभी भी चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होती क्यों हैं? वाई? क्यों होती हैं जल्दी? देखो, कहीं तो ऐसा है कि पुराना ट्रेडिशन है और आने वाले जनरेशन दे फील प्रेशर टू फॉलो दीज ट्रेडिशंस और वो अपनी बेटियों की शादी जल्दी करवा देते हैं. जैसे फैमिली की रेपुटेशन और फॉर गर्ल्स ऑनर, लोग मानते हैं कि बेटी की शादी जल्दी हो जानी चाहिए. कई पॉवर्टी का भी कारण है कि बेसिक फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बेटी की शादी करा देंगे तो फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाएगा. नहीं, और कईयों को ऐसा लगता है कि दे विल रिसीव अ डॉरी और मनी जब उनकी जब बहू लेके आएंगे, तो फाइनेंशियली टेम्पटिंग. तीसरा, पैट्रियार्कल थिंकिंग. गर्ल्स आर सीन एज बर्डन, बॉयज आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज. पीपल थिंक गर्ल्स डोंट नीड एजुकेशन, बस उनकी शादी करा दो, फैमिली लाइफ हो. एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. These all are the things, right? कम्युनिटी क्या कर सकती है यहाँ पर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस? एजुकेशन, अवेयरनेस अगर उनमें लेकर आओगे तो वो 4 में और फैलेगी, राइट? जहाँ देखो लोकल लीडर्स का ना, रिलीजियस लीडर्स का एक इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिटीज पे. इफ दे स्पीक आउट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, उनके वर्ड इन्फ्लुएंस करते हैं बाकियों को to change their views. That is also a point, right? आप मानिए रिवोल्ट हुआ, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जा रही हूँ, 1857 का. कॉजेज वी ऑल नो, इमीडिएट कॉज तो कि सिपॉइज का न्यू राइफल ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी आर्मी में, एंड दैट की उसकी जो रैपिंग है दैट वाज, वो मैं हिस्ट्री में नहीं जा रही, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ उसमें से कुछ जो परेशानियाँ थी, एक कारण सोशियो रिलीजियस कॉज भी था. और सोशियो रिलीजियस कॉज क्या था कि कम्युनिटीज़ को वहाँ पर ये लगता था कि ये जो स्टेप्स लेकर आए हैं, क्या स्टेप्स थे उस टाइम पे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करे ब्रिटिशर्स ने दैट टाइम,
एबोलिशन ऑफ सती, विमेन की एडुकेशन को सपोर्ट किया, विडो रीमैरिज को वो लेकर आए, दे सपोर्टेड दैट। और लोकल कम्युनिटीज को लगा कि नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हो जनरेशन से ये चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि उस टाइम पे आप विडो रीमैरिज करवा रहे हो तो अच्छी बात है, और यहाँ पर लग रहा है कि 1857 के टाइम की बात कर रही हूँ कि ये गलत है। और अभी वो जो जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है चाइल्ड मैरिज कुछ स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में, तो आगे वाली जनरेशन्स फील दैट प्रेशर ऑल्सो, राइट। तो हमें सोशल नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वी हैव टू मॉनिटर, वी हैव टू रिपोर्ट, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन। ठीक है जी, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू एंड कश्मीर का दे आर ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ एरोमा मिशन। ये एरोमा मिशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में ये स्टार्ट हुआ था, जिसका एम है इंडिया की जो एरोमा इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना। एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं, खुशबू आती है, ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उनकी कल्टीवेशन को एनहांस करना। इसको लेवेंडर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। जैसे रोज़ है, पेपरमिंट है, ये प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उनकी फ्रेग्रेंट ऑयल्स जो आप यूज़ करते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, कॉस्मेटिक में यूज़ होते हैं, एरोमा थेरेपी में यूज़ होते हैं, फूड फ्लेवरिंग में यूज़ होते हैं। ये एरोमा मिशन यही है कि इस एरोमा इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए। इनकी जो ये हाई वैल्यू एरोमा क्रॉप्स हैं इसकी कल्टीवेशन को, इस पर ध्यान दिया जाए, राइट। लेवेंडर है, लेमन ग्रास है। तो इसी के चलते फार्मर्स को एडवांस टेक्नोलॉजीज और फैसिलिटीज दी जाएं। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन कॉम्प्लेक्स एट CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट was inaugurated, right? It introduced aromatic crops across 5,000 plus hectares, set up 39 essential oil distillation units. Impact क्या है? Targeted production of over 2,000 tons of high quality essential oils worth more than ₹300 करोड़ एनुअली अगर हो तो कितनी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। नोडल एजेंसी इनकी ये है CSIR CIMAP लखनऊ की। कितनी रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? 60 लाख मेन। इनको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Many people will get employment. Lot of people in the villages will get the jobs. Farmers जो इन crops को grow करेंगे, they will earn around 60,000 to 70,000 extra per hectare of land every year. इनकम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। नामदप्पा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना होमवर्क ले लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ये एकमात्र तो नहीं होगा टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको अरुणाचल प्रदेश घूमना है और बाकी सारे अगल बगल वाले प्रोटेक्टेड एरियाज देखने हैं। यहाँ पर पहली बार फर्स्ट साइट हुई देखने को मिला है ऑफ एडल्ट मेल एलिफेंट इन 12 ईयर्स, 12 सालों में। तो ऐसा क्यों है? देखो, एलिफेंट्स यूज टू माइग्रेट बिटवीन नमसाई और अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार थ्रू NTR नामदप्पा टाइगर रिजर्व, लेकिन एनक्रोचमेंट्स होने लगी 1996 के बाद से, और नेचुरल माइग्रेशन जो है ऑफ दीज एलिफेंट्स रुक गई, राइट। ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते और मूवमेंट लिमिटेड हो गई। तो पहली बार, अब 12 साल में पहली बार देखने को मिला है। तो इंडिया वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जो एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है, इंडिया होस्ट करता है 60% ऑफ देम। हमारे पास कम से कम भी 138 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। एशियन एलिफेंट्स का क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड इंपॉर्टेंट IUCN रेड लिस्ट में, और जेस्टेशन पीरियड पूछा जा सकता है, दैट इज 22 मंथ। यहाँ से UPSC ने प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे हैं। देखो, अगर आप एलिफेंट की स्पीशीज देखो, इंडियन, सुमात्रन एंड बर्श एंड फॉरेस्ट, तो इंडियन वाले आपको एशिया में देखने को मिलेंगे स्पीशीज, सुमात्रन वाले एशिया में, सवाना वाले अफ्रीका में, फॉरेस्ट वाले अफ्रीका में।
IUCN में कुछ एंडेंजर्ड है तो ये वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आप इंडियन वाला देखो, जैसे मैं एक पकड़ती हूँ, इंडियन स्पीशीज जो है वो आपको एशिया में देखने को मिलेगी, दे आर फाउंड इन एशिया। हैबिटेट इनका ये कहाँ रहना पसंद करते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ब्रॉडली फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रही बात नामदफा टाइगर रिजर्व की, अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया, 1983 में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व था। यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और अल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगी और नामदफा नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन। देखो, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना इंडिया की, कंट्री के फॉरेन रिलेशंस को हैंडल करती है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ये मिनिस्ट्री हैंडल करती है। जब हम इसके बजट की बात करते हैं जो सरकार एलोकेट करती है इस मिनिस्ट्री को हर साल फॉर कैरिंग आउट दिस टास्क्स, विल टॉक अबाउट दैट। लास्ट ईयर जो बजट एलोकेट हुआ, मिनिस्ट्री सॉ अ 23% स्पाइक, वेरी इंपॉर्टेंट। 23% का इंक्रीज हुआ, नोटवर्दी है, क्योंकि यूजुअली 4% का इंक्रीज होता है जो मिनिस्ट्री हर साल इनको जो रिसीव होता है बजट 2017 से 2023 तक में 4% इंक्रीज होता है। दिस इंक्रीज वॉज हायर। तो ये कह रही है, दिखा रही है कि सरकार प्रेशर पुट कर रही है, दैट इज पुटिंग मोर फोकस ऑन द ग्लोबल एम्बिशंस, ऑन द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। और ये बजट का एलोकेशन इट इज लिंक्ड टू योर फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? आप वर्ल्ड के स्टेज पे यू वांट इंडिया टू गेट स्ट्रेंथेंड इट्स पोजीशन, एक्सपैंड योर इन्फ्लुएंस ग्लोबली, और इसको अचीव करने के लिए ही तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, अगर आप प्रोजेक्ट्स लाओगे, उसमें पैसा लगेगा, तभी तो बात बनेगी। यू वांट टू बिल्ड योर रिलेशनशिप्स मोर स्ट्रॉन्गर विद अदर कंट्रीज, आपके ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, ट्रेड को लेकर है, सिक्योरिटी को लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है। तो बजट का बढ़ना फॉर दिस मिनिस्ट्री, इट इज डायरेक्टली शोइंग कि हम फोकस कर रहे हैं ऑन द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, ऑन द एम्बिशंस दैट आर टू सपोर्ट the goal of becoming a developed nation by 2047। ये हमारी प्रायोरिटीज को दर्शा रहा है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट फोकस कर रही है ऑन द इमीडिएट नेबर्स। 50% एड, फॉरेन एड दी गई टू द नेबरिंग कंट्रीज। भूटान उसमें से वन ऑफ द मेन रेसिपिएंट रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे हमारा ध्यान है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि पीस, सिक्योरिटी, कॉपरेशन बना रहे। जिस तरीके से हम दूसरी कंट्रीज को हेल्प करते हैं, हमारा वे भी चेंज हो रहा है। फ्री फाइनेंशियल एड की जगह अब हम देना चाह रहे हैं LOC। ये LOC क्या है? ये लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है? You're lending the money to the other countries to help them build their important infrastructure projects, right? While making sure that the money is being used effectively also for sustainable growth. Countries that are receiving this, they are accountable कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, right? ये जो बजट है, that is shaping the country's economic growth in global influence also। क्यों? कैसे? हाउ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहेंगी। मतलब आप एक इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हो, हाँ, इंटरनेशनल बिजनेसेस यहाँ पर आए, लोअर कॉर्पोरेट टैक्स हो जाए फॉर द फॉरेन कंपनीज, जॉब, टेक्नोलॉजी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर हो, कंट्री ग्रो करेगी इकोनॉमिकली, मैन्युफैक्चरिंग और होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फंड्स एलोकेट हो रहे हैं यहाँ पर। मेक इन इंडिया, यू विल बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, राइट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है? देखिए, इट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या व्हाट रोल इट इज दिस पॉलिसीज एंड दिस बजट इज प्लेइंग इन शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप? विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, देयर विल बी फिस्कल डिसिप्लिन, मैन्युफैक्चरिंग और होगी,
पर चैलेंज कहाँ आ रहा है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमारी चाइना के साथ, कल ही मैंने इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में बात करी है जो कि सुधर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड देयर आर मिलिट्री टेंशंस। हालांकि डिसएंगेजमेंट हुई है, नहीं, थोड़े रिलेशन स्ट्रेन हैं विद द नेबर्स। आप बांग्लादेश लगा लीजिए, म्यांमार लगा लीजिए, दे हैव एक्सपीरियंस पॉलिटिकल चेंजेस जो भी बांग्लादेश में हुआ है, म्यांमार में हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो टेंशंस हैं अराउंड दीज इश्यूज लाइक कश्मीर। यूएस और चाइना की राइवलरी का इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे, राइट? सो दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस ओवरऑल। तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो। वी हैव दिस डिस्कशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सो प्लीज डू राइट दीज पॉइंट्स, दे विल help you out. Thank you everyone for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning, all the best.